गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर के बारे में जानेंगे, जो 11th क्लास की सेकंड बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी समाज का बोध का चैप्टर 4 पार्ट 3 है। जैसे कि स्क्रीन पर दिया हुआ इंस्ट्रक्शन आप सभी डेली रूटीन में बेटा यूज़ कर ही रहे होंगे, फिर भी आपको एक बार इंस्ट्रक्शन दोबारा रिकॉल करवा दिया जाता है। बार बार हाथों को धोते रहें, बिना मास्क बाहर ना जाए, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं। इस ऑनलाइन कक्षा में जुटाए गए संबंधित संपूर्ण जानकारी विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से ली गई है। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। पद्मा, पीजीटी सोशियोलॉजी। इस कक्षा में प्रयुक्त शब्द जाति, धर्म, रंग, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषा आदि का प्रयोग विशेष तौर पर विषय को समझाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि को बढ़ावा या विशेष दर्जा नहीं देता है। आज की कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं मैक्स वेबर की जीवनी, लाइफ स्केच ऑफ मैक्स वेबर की कृतियाँ, वर्क ऑफ मैक्स वेबर की व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा, वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, आदर्श प्रारूप, आइडल टाइप्स, सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन, सत्ता का प्रारूप, विज्ञान, टाइपोलॉजी ऑफ अथॉरिटी, नौकरशाही की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वर्ग, परिस्थिति तथा शक्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास, स्टेटस एंड पावर। अब हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर जो है 1864 से 1920 के बीच इनकी जो है ये जीवनी है। ये जर्मन के राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री जो है मैक्स वेबर जाने जाते थे। बहुत से विद्वानों में ये भी एक थे। इन्होंने जो है सामाजिक विचारक के रूप में अपना जीवन जो है बहुत ही उज्जवल किया। इसके लिए प्रोफेसर तालकट पर्सन्स ने कहा है कि मैक्स वेबर न केवल एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अपितु एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के अधिकारी भी। पर इनकी सबसे बड़ी विशिष्टता उनकी पांडित्यपूर्ण उपलब्धियों में अंतर्निहित है। दूसरी ओर प्रोफेसर बोगार्ट्स का कहना है कि वेबर ने अपनी विचारधारा में सैद्धांतिक व व्यवहारिक दृष्टिकोण को इस प्रकार समन्वित कर लिया था कि उनके लिए मानव व्यवहार का ठोस अर्थपूर्ण व्याख्या करने पर बल देना सरल हो गया। इन्होंने जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विस्तृत अनुसंधानों की कुछ विशेषताओं को शो किया, बताया गया है। चलिए अब हम जानेंगे मैक्स वेबर की जीवनी तथा कृतियाँ, लाइफ स्केच एंड राइटिंग्स। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को बर्लिन के एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता पश्चिमी जर्मनी के निवासी थे और राजनीतिक व्यक्तियों में जो इनके पिता का राजनीतिक व्यक्तियों में बहुत ही अच्छा स्थान था। इसी कारण से वेबर को विद्यार्थी काल में राजनीतिज्ञों से मिलने का बहुत अच्छा अवसर मिला। हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में वेबर ने कानून का अध्ययन किया। उसके बाद वेबर जो है सन 1891 में उन्होंने रोम की कृषि का इतिहास लिख डाला। 1893 में फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में उन्हें अर्थशास्त्र के प्राध्यापक पद के लिए आमंत्रित किया गया। सन 1997 के बाद वेबर ने म्यूनिख तथा हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वैसे तो वेबर कानून के विद्यार्थी थे, लेकिन प्रारंभ से उनकी अभिरुचि जो थी वो ऐतिहासिक दिशा की ओर, यानी कि इतिहास में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था। वेबर का जो शैक्षिक जीवन था वो बहुत ही अच्छा था। 1900 के उपरांत उनका स्वास्थ्य जो था वो दिनों दिन गिरता चला गया। परिणाम स्वरूप उन्हें विवश होकर अध्यापन कार्य छोड़ना पड़ा। सन 1918 में वियना के विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में उनकी फिर से नियुक्ति हुई। यहीं 14 जुलाई 1920 को जो मैक्स वेबर थे वो निमोनिया से ग्रसित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
अब हम जानेंगे मैक्स वेबर की कृतियाँ। वर्क्स ऑफ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की जो ये पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें जो है ये ग्रंथ जो है, ये पुस्तक जो है, ये वेबर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो पुस्तक मानी जाती है। इसमें पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के इतिहास के आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था और तथा प्रोटेस्टेंट धर्म में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का विस्तृत विश्लेषण देखने को मिलता है। सेकंड है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, 1950 से 1952। भारत, चीन आदि देशों के धर्मों तथा आर्थिक व्यवस्थाओं के मध्यम संबंध स्थापित करने का सफल प्रयास इस पुस्तक में देखने को मिलता है। यह कृति उनके जीवन काल को जो है पूरा ना, ये जो कृति जब ये लिख रहे थे तो वो उनके जीवन काल में पूरी ना हो सकी, तो इसको जो आगे पूरा करने का कार्य गर्थ और मार्टिनडल ने किया। उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में जो है प्रकाशित किया। पहली थी द हिंदू सोशल सिस्टम 1950, दूसरी थी द रिलीजन ऑफ चाइना, कन्फ्यूशनिज्म एंड फैसिज्म 1951, फिर थी द एंशिएंट जुडाइज्म 1952। अगली पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947। इसका अंग्रेजी संपादन तालकट ने किया और इसको जो है सन 1947 में द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नाम से प्रकाशित भी किया। फिर अगली नेक्स्ट पुस्तक है एसे इन सोशियोलॉजी 1946। इसमें मैक्स वेबर के धर्म के समाजशास्त्र और अन्य विषयों के चुने हुए निबंधों का संकलन देखने को मिलता है। और लास्ट पुस्तक है मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1946। इस कृति में मैक्स वेबर के अनेक महत्वपूर्ण लेखों का संपादन शील्स और फिच ने किया। उनकी मैथोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस के नाम से प्रकाशित भी किया। या साइड्स में आप बेटा ये पुस्तक देख सकते हो जो बुक्स दी हुई है, इसमें मेंशन भी किया है इनकी नेम्स सेल्स एंड फिंच। कई पिछली भी अगर वीडियो अगर आप उठा के देखते हैं तो उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि मृत्यु के पश्चात भी उनकी कई पुस्तकें जो है वो प्रकाशित होती है। उसका कारण यह है कि वे लेख लिख तो जाते हैं लेकिन वो प्रकाशित होना रह जाती है, जिसको प्रकाशित करने का कार्य अन्य जो होते हैं वह करते हैं। अगला है वेबर की व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा, वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करने पर बल देते हैं। मैक्स वेबर के अलावा और कौन से समाजशास्त्री वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट हैं जो समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने पर बल देते हैं? इसका आंसर आप सभी बच्चे बताएंगे कि मैक्स वेबर के अलावा और कौन से दूसरे समाजशास्त्री जिसके बारे में आपने पढ़ा है जो समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने पर बल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोगार्ट्स ने जो है इसके बारे में कहा है, मैक्स वेबर के बारे में वो कहते हैं कि पद्धति शास्त्र को मैक्स वेबर की ही देन है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति और मूल्यांकनात्मक निर्णय पद्धति में भेद किया है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा है कि मानवीय संबंधों का अध्ययन करते समय इन दोनों पद्धतियों को एक दूसरे से मिलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं वेबर का ये मानना था कि सामाजिक विज्ञान के तथ्यों का प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों की भांति विश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामाजिक विज्ञान स्वाधीन इच्छाओं, भावनाओं, संवेदनाओं, विचार आदि से घिरा हुआ है, जिस पर तार्किक और सार्वभौमिक अध्ययन असंभव है। अगर ये लाइंस अगर कुछ आपको याद हो तो ये दुर्खाइम का भी ये कहना था कि वो जो सामाजिक तथ्य है, सामाजिक तथ्यों जो है वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, ये शब्द अगर आपको याद होगा तो उसमें जो है उस चीज़ के बारे में उन्होंने भी वर्णन किया है। वेबर ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक मानक को मानने, सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले कार्यकरण संबंधों को भी उजागर करने तथा ऐतिहासिक क्रम से सभी विशिष्ट तथ्यों का विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण किए जाए
इस प्रकार चुने गए तत्व संपूर्ण घटना की सामान्य विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह तत्व वैज्ञानिक के लिए आदर्श होंगे। वेबर का ये भी कहना है कि जो सामाजिक घटना के लिए किए जाते हैं उनका कार्यकरण होना अति आवश्यक है। केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि महत्वपूर्ण परिवर्तनीय तत्वों को एक निश्चित ढंग से पृथक कर लिया जाए, यानी कि अलग किया जाए, और जो परिवर्तनीय अवस्थाओं के अंतर्गत उनकी क्रिया, कार्य तथा प्रभावों का अध्ययन करके उनके कार्यकरण को महत्व दर्शाया जा सकता है। वेबर ने जो है एक पद्धति दी है जिसे उन्होंने आदर्श प्रारूप कहा है। इसका जो श्रेय है, टाइपोलॉजिकल अप्रोच, इसका जो श्रेय है वो वेबर को जाता है। उनका ये कहना है कि समाज के बीच में से ही कुछ ऐसे आदर्श प्रारूप चुन लिए जाए जो कि सारे लोगों को संकेतित करे, यानी कि सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करे। इसके बारे में बेटा अगर आपको याद हो तो जब हमने शोध पद्धति वाली वीडियो देखी होगी आपने, तो उसमें एक आदर्श प्रारूप करके, यानी कि एक नमूना सैंपल जो है एक तरीके से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप किसी क्षेत्रफल में जा रहे हैं, वहाँ के बारे में किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी, तो वहाँ पर एक नमूना जो होता है, आदर्श जो होता है, आप उसको चूज़ कर लेते हैं उन लोगों में से, और उसके आधार पर आप जो है उस क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो आदर्श प्रारूप, आइडल टाइप। समाजशास्त्र में प्रारूपवादी पद्धति का श्रेय वेबर को जाता है। आदर्श का अर्थ एक विशिष्ट श्रेणी या टाइप से है जो कि उस प्रकार की संपूर्ण घटना या समस्त व्यवहार का प्रिय की वास्तविकता को व्यक्त करता हो। इसमें ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स है, कई जगह टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा करिए। आदर्श का एक अर्थ एक विशिष्ट श्रेणी या टाइप से है जो कि उस प्रकार की संपूर्ण घटना या समस्त व्यवहार या क्रिया की वास्तविकता को व्यक्त करता हो। वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप मॉडल की ही एक तरह एक मानसिक रचना है जिसका उपयोग एक मूर्त परिस्थिति के सूक्ष्म परीक्षण तथा क्रमबद्ध वर्णन के लिए किया जाता है। वेबर ने आदर्श प्रारूप का प्रयोग एक सामाजिक घटना या सत्यता को समझने तथा विश्लेषण करने के लिए एक पद्धति शास्त्रीय उपकरण के रूप में किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर आपकी क्लास के बारे में जानकारी निकालनी है, तो हम जो आदर्श प्रारूप लेंगे वो आपकी क्लास का मॉनिटर के तौर पर ले लेंगे। या अगर हमें कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके बारे में जानकारी निकालनी है, तो कमज़ोर वर्ग के छात्रों में से हम एक आदर्श प्रारूप यानी कि आइडल टाइप निकालेंगे और उस समूह के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। तो इससे आप समझ जाएंगे कि आदर्श प्रारूप होता क्या है। आदर्श प्रारूप एक नमूने की तरह होता है। मैक्स वेबर जो है वो ये कहते हैं कि मैक्स वेबर ने कोई नवीन वस्तु प्रस्तुत करने का दावा नहीं किया, उन्होंने केवल अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा उसे अधिक यथार्थ तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिससे कि तार्किक आधारों पर मानव क्रियाओं के कारण सहित संबंधों का अधिक यथार्थ तथा व्यवस्थित ढंग से अध्ययन तथा विश्लेषण संभव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो क्या होगा, हमारा पहला लक्ष्य लोकतंत्र की अवधारणा को इसके आवश्यक और लाक्षणिक गुणों की सहायता से परिभाषित करना होगा, जैसे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का गठन, निर्णय लेने के लिए क्षेत्र में लोगों की सहभागिता, समानता का अधिकार आदि जो है, इस प्रकार के जो इन चीज़ों के द्वारा क्या होगा, हम एक आदर्श प्रारूप का निर्माण करते हैं तथा इसकी सहायता से मौजूद लोकतंत्र का विश्लेषण करते हैं। आदर्श प्रारूप की मुख्य विशेषताएं।
मैक्स वेबर ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में प्रोटेस्टेंट धर्म की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए एक आदर्श प्रारूप तैयार किया था और इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला था कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि आर्थिक नियमों की उस व्यवस्था को उत्पन्न करने में सहायक हुई जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। अब उसकी विशेषताएं क्या है? आदर्श प्रारूप ना तो औसत प्रारूप है ना ही सामान्य, बल्कि वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों के विचार पूर्वक सम्मिलन तथा चुनाव द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मानक है। आदर्श प्रारूप सब कुछ विश्लेषण तथा वर्णन नहीं है, सामाजिक घटना या क्रिया के अति महत्वपूर्ण पक्षों का निरूपण करता है। सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रकार के स्थिर सिद्धांत की प्रणाली संभव नहीं है, जैसा कि सामाजिक समस्याएं परिस्थिति के अनुसार अलग होती है और उन समस्याओं का प्रारूप अनुसंधानकर्ता के विशिष्ट दृष्टिकोण से संबंधित होता है। इसलिए उनके समाधान के लिए अवधारणाओं को जो अंतिम रूप मान लेना चाहिए। सामान्य कथन की तह तक पहुंचने में तथा तुलनात्मक अध्ययन में भी आदर्श प्रारूप सहायक होते हैं। अब हम जानेंगे सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया सामाजिक व्यवहार को इंगित करता है। मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी क्रिया को हम तभी सामाजिक क्रिया कहेंगे जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों का मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो, यानी कि वो एक व्यक्ति अन्य लोगों से प्रभावित हो। ठीक है, तो क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित होती है। हम सरल भाषा में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि जब कर्ता किसी क्रिया को करता है तो ये क्रिया किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया से किसी न किसी रूप से प्रभावित अवश्य होती है। मैक्स वेबर का ये कहना है कि सभी क्रियाएं सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। वेबर ने व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझने के लिए वेस्टरहन पद्धति का प्रयोग किया है। अब वेस्टरहन पद्धति का उद्देश्य क्या है? वेस्टर्न पद्धति का उद्देश्य है कि कर्ता की भावनाओं को, कर्ता कौन है? जो कार्य कर रहा है, तो कर्ता की भावनाओं को, विचारों को अथवा समग्र रूप में क्रियाओं को समझने के लिए निरीक्षक अपने आप को उन्हीं परिस्थितियों में डाले जिनमें उन विचारों का या क्रियाओं का उद्भव हुआ है, उसे परानुभूति कहते हैं। परानुभूति मतलब स्वयं उस चीज़ का अनुभव करना। अगर कोई ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को अगर किसी क्षेत्र की किसी घटना का पता करना है तो वह स्वयं उस जगह जाकर उस जगह की वो जो समस्या थी उसको स्वयं अपने ऊपर दोहराएगा, तभी वह उस कार्य उसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। तो इसको जो है सोशियोलॉजी टर्म में परानुभूति यानी कि एम्पैथी कहा गया है। वेबर जो है वेस्टर्न का उपयोग केवल वर्तमान घटनाओं या क्रियाओं को समझने के लिए ही नहीं बल्कि इतिहास यानी कि इतिहास में हुई घटनाओं को समझने के लिए भी बताते हैं। अगर कभी पास्ट में कोई चीज़, इतिहास में कभी कोई ऐसी घटना घटित हुई हो और उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो वेस्टर्न पद्धति का प्रयोग करने के लिए जो है वेबर कहते हैं। वेबर ने वेस्टर्न को 2 भागों में विभाजित किया है। पहली है ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, दूसरी है एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो है वेस्टर्न जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी क्रोधित व्यक्ति के चेहरे की अभिव्यक्ति को देखने मात्र से उसके क्रोध का पता चल जाता है, उसको गुस्सा आ रहा है हमें पता चल जाता है। इसी प्रकार अगर किसी लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वो लकड़ी काटने वाला है, या किसी शिकारी को किसी पशु पर बंदूक साधे हुए देखकर उनकी क्रियाओं का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की क्रियाएं क्यों की जा रही है, तब हमें दूसरे वेस्टर्न यानी कि एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग की
मदद लेनी पड़ेगी। उसके लिए क्या, जैसे कि उदाहरण के लिए लकड़हारा लकड़ी क्यों काट रहा है, किस लिए काट रहा है, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या अपनी आजीविका के लिए। ऐसे ही शिकारी शिकार क्यों कर रहा है, भोजन के लिए या बस अपने शौक के लिए। इस तरीके से इस प्रकार के तमाम प्रश्नों को हम एक सीरियल में लगाकर इनकी श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध तरीके से हल निकालने की कोशिश करते हैं। वेबर ने वेस्टर्न पद्धति के लिए निरीक्षण के समरूप कुछ प्रविधियों की भी सहायता लेने के लिए कहा है। अब हम जानेंगे सत्ता का प्रारूप विज्ञान, टाइपोलॉजी ऑफ अथॉरिटी। सत्ता, आपने पहले के चैप्टर्स में, पहले की कई वीडियोस में मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है, सत्ता के बारे में हमने पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। वेबर के अनुसार, सबसे पहले हम जान लेते हैं सत्ता होता क्या है। वेबर के अनुसार अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर आरोपित करने की संभावना ही शक्ति है। एक व्यक्ति कब अपनी शक्ति दिखा सकता है, जब अपनी इच्छा मनवाने के लिए वह दूसरे पर अपना व्यवहार आरोपित करे। कर्ता अपनी इच्छा का आरोपण दूसरे व्यक्तियों की सहमति के विरुद्ध भी कर सकता है। ऐसा होने पर समाज में कुछ ऐसे संबंध स्थापित होने लगते हैं जिससे लोगों में असमानता आने लगती है तथा समाज दो भागों में बढ़ जाता है। एक वर्ग होता है जिस पर इच्छा आरोपित की जा रही है और दूसरा वर्ग होता है जिन पर इच्छाएं, एक वर्ग होता है जो अपनी इच्छा आरोपित कर रहा है, दूसरा वर्ग होता है जिन पर इच्छाएं आरोपित की जा रही हैं। तो शक्ति की व्याख्या समाज में होने वाली घटनाओं की अंतिम स्थिति को व्यक्त करता है। सत्ता के लिए जो जर्मन शब्द यूज किया गया है वो है हर्शॉफ्ट। सत्ता का अर्थ वैधानिक शक्ति यानी कि लेजिटिमेस्ड पावर। इसमें एक व्यक्ति या मालिक के पास आज्ञा देने का वैध अधिकार होता है तथा जिसका पालन अनिवार्य है। सत्ता शासक और शासित के बीच परस्पर संबंधों को इंगित करता है। यहाँ आदेशों का क्रमशः ज्ञापन और पालन होता है। अब ये आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई हुई है, सामाजिक क्रिया। इसमें ये उद्देश्य से जुड़ी होती है तार्किक सत्ता, मूल्य से जुड़ी तार्किक क्रिया, फिर प्रभावात्मक क्रिया होती है करिश्माई सत्ता और परंपरागत क्रिया होती है परंपरागत सत्ता। तो हम पहले जानेंगे तार्किक सत्ता होती क्या है। तार्किक सत्ता ये वह सत्ता है जो तार्किक या और वैधानिक दोनों होती है। इसमें निश्चित नियम एवं कानून के अनुसार कार्य किया जाता है। नियम सत्ता में निहित होता है जिनके अंतर्गत वह व्यक्ति एक विशिष्ट पद पर आसीन होता है जो इस सत्ता में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उन्हें वेतन भी मिलता है। तार्किक व्यवस्था होती है यानी कि सही गलत अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने सोच विचार जो है वो रखते हैं। यह स्थान विशेष नियमों के अनुरूप होता है जिसे लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। तार्किक सत्ता में बेटा प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा जो है वो जुड़ी हुई होती है। अगला है हमारा, इसका मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल जो होगा तार्किक सत्ता का, फॉर एग्जाम्पल जैसे यातायात संचालक के इशारे पर उसकी वर्दी उसकी सत्ता का पालन कर रहे हैं, मतलब यातायात संचालन के इशारे पर लोग जो है वो रुक जाते हैं। गाड़ियाँ वो जिस तरफ वो मोड़ने के लिए कहेगा वो उस तरफ मोड़ लेते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, क्योंकि यातायात जो संचालक है उसकी वर्दी उसकी सत्ता का पालन कर रहे हैं जो कानून का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ना कि उस व्यक्ति विशेष का। तो ऐसे ही बैंक में कार्य करने वाले या किसी आर्थिक स्तर में कार्य करने वाले वह सभी तार्किक सत्ता जो है वो उससे जुड़े हुए होते हैं। फिर आती है आपकी करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता के अंतर्गत क्या होता है, ये प्रभावात्मक क्रिया के कारण होती है। करिश्मा का अर्थ है किसी विशेष के अंदर कुछ अद्भुत एवं विलक्षण गुणों की मौजूदगी।
इस सत्ता की वैधता उस व्यक्ति की दैवीय शक्ति या जादुई शक्ति पर आश्रित होती है। करिश्माई सत्ता अपनी शक्ति को किसी करामात के माध्यम से या युद्ध की सफलता या अपने शिष्यों को नाटकीय ढंग से धनाढ्य कर देने के माध्यम से सिद्ध करता है। यह सत्ता प्रभावात्मक होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों को प्रभावित करती है। करिश्माई सत्ता संगठित नहीं होती, ना ही इसमें इन्हें कोई वेतन मिलता है और ना ही कोई प्रशासनिक ढांचा होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का त्याग कर चुके लोग कई बार करिश्माई सत्ता में दिखाई देते हैं, और कभी कभी क्या होता है, करिश्माई नेता जो होते हैं वो क्रांतिकारी बन जाते हैं। करिश्माई सत्ता की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, इनका कभी भी पतन हो जाता है, और इनका पतन होने का मुख्य कारण यही होता है जब इनकी क्षमता में लोगों को कमी दिखने लगती है या उनका देहांत हो जाता है। कई बार देहांत हो जाने के बाद, मृत्यु के बाद जो भी व्यक्ति उस सत्ता को संभालता है तो उसको भी वो पद या वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान प्राप्त हो जाता है। सत्ता को बचाने के लिए मौलिक उपदेशों या सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक संगठन विकसित हो जाता है जो परंपरागत या तार्किक वैधानिक सत्ता पर आधारित होता है। वेबर इसे करिश्मा की अपरिवर्तनीयता कहती है। करिश्माई नेता का उत्तराधिकारी उस लड़का या कोई संबंधी होता है तो वह परंपरागत सत्ता में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तार्किक वैधानिक सत्ता में बदल जाना कैसे है, जैसे कि महात्मा गांधी, स्वामी, जब कोई व्यक्ति सोच विचार कर किसी को फॉलो करता है तो वो तार्किक वैधानिक सत्ता में बदल जाती है, जैसे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद आदि। अगला है पारंपरिक सत्ता। पारंपरिक सत्ता परंपरा से चलती है। ये पुरानी प्रथाओं के नियमों, विश्वासों पर आधारित होती है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि कुछ सत्ता सम्मानीय है क्योंकि उनका अस्तित्व अनादिकाल से चला आ रहा है। उसके अलावा परंपरागत सत्ता में शासक इसे उत्तराधिकारी द्वारा मिला हुआ होता है, शक्ति या संपत्ति समझता है, वह उसे अपनी शक्ति या संपत्ति समझता है। यह अधिकार केवल आदेश देने तक सीमित ना होकर बल्कि उनका पालन करवाने तक में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारतीय जाति व्यवस्था, इसमें कई सालों तक लोगों पर उच्च जाति वाले जो थे वो निम्न जाति पर बरसों तक अत्याचार करते रहे। तो ये परंपरागत यानी कि परंपरा से ही चल रही थी। और पिता की आज्ञा का पालन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कोई वैधानिक सत्ता प्राप्त है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि परंपरागत रूप में ऐसा होता आ रहा है। यानी कि पिता की आज्ञा का पालन या पिता को मुखिया बनाना घर का, ये परंपरागत सत्ता का हिस्सा है। अगला है नौकरशाही की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की संरचना का बोध कराने के लिए करते हैं जिसके अंतर्गत तर्कसंगत रूप में समन्वित असमानों का एक विशिष्ट संगठन होता है। नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही व्यवस्था में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र निश्चित ढंग से बांट देने का सिद्धांत होता है। ये साधारणतः विभाजन कानून तथा प्रशासनिक नियमों के अनुसार किया जाता है। इसको 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। राजकीय कर्तव्य, अधिकारी की सत्ता कानून या नियमों को परिसीमित कर देना, और तीसरा है इन कर्तव्यों के नियमित और निरंतर पालन के लिए समुचित व्यवस्था बनाए रखना। सेकंड है नौकरशाही में कर्मचारियों के अधिकारियों में संस्तरणात्मक होता है। पहले सबसे ऊंचे पद पर, फिर उससे कम ऊंचे पद पर, फिर उससे कम ऊंचे पद पर, इस तरीके से एक श्रेणी में, एक सीढ़ी नुमा जो है वो, उसमें कर्मचारी और अधिकारी जो है वो बटे हुए होते हैं। इनमें उतार या चढ़ाव होता रहता है। यह एक ऐसी सुदृढ़ और व्यवस्थित पद्धति है जिनमें निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख उच्च श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। फिर आधुनिक नौकरशाही दफ्तरों का कार्य संचालन लिखित दस्तावेजों या फाइलों के माध्यम से होता है जिन्हें सुरक्षित रखा जाता है। विभिन्न फाइलों से संबंधित विविध कार्यों को करने तथा इन फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए क्लर्क, फाइल कीपर आदि भी होते हैं।
आधुनिक नौकरशाही दफ्तरों का कामकाज जटिल व विशिष्ट होता है। इसके लिए पर्याप्त व विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पूर्णतः विकसित दफ्तरों में कामकाज करने के लिए कर्मचारी व अधिकारियों को अधिक से अधिक कार्य करना पड़ता है। वे एक निश्चित अवधि के अलावा कई बार ओवरटाइम भी करते हैं। दफ्तर का प्रबंध कुछ स्थिर और विस्तृत होते हैं जिन्हें कि सीखा जा सकता है। नियमों का ज्ञान एक विशिष्ट टेक्निकल शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा दफ्तर का काम अधिकारियों के लिए एक पेशा बन जाता है और इसमें जो है प्रतिमाह इनकी निश्चित धनराशि वेतन तथा साथ ही ये एक स्थायी नौकरी होती है। इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा तथा योग्यता व अनुभव के आधार पर उच्च पद की प्राप्ति होती रहती है। इनकी प्रमोशन जो है वो होता रहता है। अगर मैक्स वेबर का ये कहना है कि शासन के प्रजातंत्रीकरण के फलस्वरूप नौकरशाही का विकास हुआ है। प्रजातंत्र और नौकरशाही का घनिष्ठ संबंध है। प्रजातंत्र में सभी लोग कानून की दृष्टि में समान होते हैं और सबको ये अधिकार होता है कि वे ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सके। ये परिस्थितियाँ नौकरशाही की उत्पत्ति व विकास के लिए सहायक सिद्ध हुई और धीरे धीरे ऐसे ही नौकरशाही की जो संरचना है वो बदलती जा रही है। नेक्स्ट है वर्ग परिस्थिति तथा शक्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्टेटस एंड पावर। मैक्स वेबर का सामाजिक वर्ग से तात्पर्य उस समूह से है जिसके सदस्यों की बाजार अर्थव्यवस्था में एक समान प्रतिष्ठा है, जिसके कारण वे एक समान आर्थिक पुरस्कारों के हकदार होते हैं। इसके लिए वेबर ने कहा है कि एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति उसकी बाजार परिस्थिति होती है तथा उनके जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर समान रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे उच्च शिक्षा तथा अच्छे किस्म के मकान जो है वो उन्हें उपलब्ध होते हैं। मार्क्स की ही तरह वेबर भी इस बात को मानते हैं कि समाज में दो रूप के वर्ग पाए जाते हैं। एक वर्ग होता है जिसके पास संपत्ति होती है, दूसरा वर्ग होता है संपत्ति विहीन, जिनके पास संपत्ति नहीं होती। वेबर ने इसी के आधार पर पूंजीवाद समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया है। संपत्ति धारक उच्च वर्ग, प्रॉपर्टेड अपर क्लास, संपत्ति विहीन बाबू वर्ग, प्रॉपर्टीलेस व्हाइट कॉलर वर्कर्स, पेटी बुर्जुआ, पेटी बुर्जुअस, मजदूर वर्ग, मैनुअल वर्किंग क्लास। वेबर का ये कहना है कि आने वाले दिनों में पूंजीवाद समाज में संपत्ति विहीन बाबू वर्ग की संख्या काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि नौकरशाही व्यवस्था में वृद्धि के साथ प्रशासकों एवं बाबुओं की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो संपत्ति विहीन बाबू वर्ग, इनके पास संपत्ति तो नहीं है लेकिन ये नौकरशाही के किसी न किसी पद पर कार्य करते हुए जो है इनके पास अधिक धन जो है वो इकट्ठा होता जाता है। इनको वो सभी फैसिलिटीज़ प्राप्त होती है जिनकी इन्हें ज़रूरत है। शक्ति के संबंध में वेबर जो है उनका ये कहना है कि समाज में शक्ति वितरण केवल वर्ग असमानता यानी कि क्लास इनइक्वालिटी के आधार पर नहीं होता, बल्कि वर्ग असमानता कई आधारों में से एक आधार है। यानी कि वेबर के अनुसार शक्ति वितरण जो वर्ग असमानता के आधार पर तो है, लेकिन इसके अलावा वे परिस्थिति समूह को भी कहीं ना कहीं इसका आधार मानते हैं। किसी व्यक्ति की परिस्थिति उसकी समाज में प्रतिष्ठा को बताती है। सामूहिक रूप से परिस्थिति का अर्थ यह होता है कि समाज में प्रतिष्ठा का असमान वितरण। अतः वर्ग जहाँ आर्थिक पुरस्कारों के वितरण की बात करता है, वहीं परिस्थिति प्रतिष्ठा के वितरण का घोतक है। उन सभी लोगों को समाज समूह में जिन्हें समाज में एक समान प्रतिष्ठा प्राप्त है परिस्थिति समूह कहलाता है। वेबर परिस्थिति समूह का सबसे विकसित रूप भारत में है, जहाँ परंपरागत हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में पाए जाते हैं। जातियों और उपजातियों की पहचान मुख्य रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में ही होती है। उच्च जाति के लोगों को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और जाति संस्तरण में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ देखते हैं वैसे वैसे वहाँ प्रतिष्ठा भी घटती चली जाती है।
कुछ समाज में वर्ग परिस्थिति की परिस्थितियों में काफ़ी घनिष्ठता होती है। वेबर वहाँ पर कहते हैं कि हमेशा संपत्ति ही स्थिति निर्धारित को नहीं करती है, यानी कि अगर आपके पास धन दौलत ज़्यादा है तो आपकी जो वहाँ उस स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन लंबे समय अंतराल में अगर निश्चित रूप से ये करती है कि उदाहरण के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल पूंजीवाद समाजों में जो जितने पुराने संपत्ति धारक हैं वह उतनी ही अधिक प्रतिष्ठावादी हैं। इसलिए नव धनाढ्य यानी कि जो नए नए अमीर बनते जा रहे हैं वे पुराने धनाढ्य यानी कि पुराने अमीर लोगों की तुलना में उनकी प्रतिष्ठा या मान सम्मान उतना नहीं होता जितना पुरानों का होता है। स्थिति समूहों संदर्भ में वेबर ये कहते हैं कि निरीक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ग की अपेक्षा स्थिति सामाजिक समूहों के निर्माण के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, शक्ति का फिर तीसरा वितरण जो है वो राजनीतिक पार्टियां हैं। पार्टी वेबर इसके लिए कहते हैं कि समूह के रूप में पार्टियों का कार्य है नीतियों पर अपना प्रभाव डालना तथा अपनी सदस्यता के हितों में निर्णय लेना। इसके लिए सामाजिक शक्ति पर अधिकार प्राप्त करना उनका सबसे पहले काम है। पार्टियां भिन्न प्रकार के संगठनों से मिलकर बनी होती हैं। पार्टियां वर्ग तथा परिस्थिति समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन यह कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वेबर के ही शब्दों में पार्टियां वर्ग परिस्थिति तथा परिस्थिति के माध्यम से तय किए गए प्रतिनिधित्व करती है। वर्ग और स्थिति हितों का ये सम्मिलन अमेरिका के विभिन्न ब्लॉक पावर संगठनों में देखने को मिलता है। हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि कोई भी अकेला सिद्धांत इनके बीच संबंधों को स्पष्ट नहीं कर सकता। अतः एक अध्ययनकर्ता जिस समाज का अध्ययन कर रहा है उस समाज विशेष तथा समय विशेष के अनुकूल ही उसे सिद्धांत बनाना पड़ेगा जो तीनों के संबंध को भलीभांति समझा सके, यानी कि वर्ग परिस्थिति और शक्ति के सिद्धांत को समझा सके। ये बेटा आज की क्लास के पढ़ाए गए टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने नोटबुक में करेंगे। आई होप आपको आज की कक्षा